हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि फैराडे और हेनरी ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक लॉ दिया। ठीक है, तो उससे पहले ये समझो कि हमने उन एक्सपेरिमेंट से सीखा क्या था। हमने सीखा ये था कि हम किसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं अगर हम उस कॉइल के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स लेके आएँ या उससे दूर लेके जाएं। ठीक है ना। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे करंट कैरिंग सर्किट हो कोई दूसरा, तो उसकी वजह से हम एक सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने एक कॉमन बात ऑब्जर्व ये की कि करंट किसी सर्किट में, या यूँ कह लो कि ईएमएफ किसी सर्किट में तभी इंड्यूस हो रहा है जब उस सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी से उन्होंने अपना फैराडेज लॉ बनाया जो कि कहता है, फैराडेज लॉ the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। ठीक है, अब ये देखो फैराडेज लॉ हमें क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी सर्किट में कितना होगा, और वो क्या बोल रहा है, वो इक्वल होगा टाइम रेट ऑफ चेंज के। टाइम रेट ऑफ चेंज किसका? टाइम रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम रेट ऑफ चेंज का। ठीक है ना। अब टाइम रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या यूं कह लो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डी फाई बाय डी टी। ठीक है ना, ये है आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होगा आपके इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अगर आप ई से ईएमएफ को रिप्रेजेंट करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए। अब आपने पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ की तो एक पोलैरिटी भी होगी। अब सही बात भी है, अब ये कोई सर्किट है अगर, तो इसमें करंट ऐसे भी जा सकता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है ना। तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। किस डायरेक्शन में जाएगा भाई करंट अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो? उसके लिए हम पढ़ते हैं लेंज लॉ, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, डायरेक्शन या यूं कह लो पोलैरिटी हमें पता चलती है लेंज लॉ से। इससे पहले हम थोड़े कंक्लूजन्स डिराइव कर लेते हैं फैराडेज लॉ से, जो कि हमें काम आएंगे। ठीक है, तो फैराडेज लॉ में पहला कंक्लूजन हम ये डिराइव कर सकते हैं कि एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड in a circuit when magnetic flux changes। ठीक है, ईएमएफ किसी सर्किट में तब इंड्यूस होगी जब फ्लक्स चेंज करेगा, even if the circuit is open, circuit is open। ठीक है,
कोई सर्किट ओपन हो तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, कोई क्लोज्ड हो तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है, और क्लोज्ड। ठीक है, मैटर नहीं करता ओपन है या क्लोज्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, करंट will only be induced when circuit is closed. ठीक है, करंट तभी फ्लो करेगा सर्किट में से जब सर्किट क्लोज्ड हो। ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर सकता, चाहे ईएमएफ हो भी। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज, इफ फ्लक्स through a circuit is constant or not changing, then no EMF will be induced. अगर फ्लक्स किसी सर्किट के थ्रू चेंज नहीं हो रहा है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन अभी आपको मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, आपको उससे रियलाइज़ होगा कि आसान है ये सुनने में, लेकिन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है एटलीस्ट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़े टफ क्वेश्चंस बना सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा। ठीक है, तो चलो ये हमारे फैराडेज लॉ से हमारे कंक्लूजन आ गए। अब आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। देखो, हम ऑलरेडी ये इक्वेशन लिख चुके हैं। ठीक है, हमें इसका डायरेक्शन चाहिए जिससे कि हम ये इक्वेशन कंप्लीट कर पाए। वो हमें मिलता है लेंज लॉ से। ठीक है, लेंज लॉ के बाद इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, लेंज लॉ ये कहता है पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड will be such that it opposes the change in magnetic field magnetic flux that produced it। हमें लेंज लॉ से ये पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी सच दैट इट opposes the change in magnetic flux that produced it। अगर किसी सर्किट के थ्रू फ्लक्स बढ़ने लगता है तो उस सर्किट में पोलैरिटी ऐसी इंड्यूस होगी कि वो बढ़ने वाले चेंज को कम कर पाए। अगर किसी सर्किट के थ्रू फ्लक्स कम होने लगता है तो पोलैरिटी ऐसी इंड्यूस होगी कि वो कम होने वाले चेंज को अपोज कर पाए। दोनों केस में अपोज ही करेगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा के ये समझाऊंगा अच्छी तरीके से, तो लेकिन उससे पहले हम इस इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को पोलैरिटी जो है वो अपोज करेगी। यहां पे हम मैग्नीट्यूड का सिंबल हटा के ये लिख सकते हैं माइनस टाइम्स डी फाई बी बाय डी टी। ठीक है, ये आ जाती है आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। ठीक है, ये तो हुई एक कॉइल की बात। मान लो आपने एक कॉइल वाला सर्किट बना रखा था, लेकिन अगर किसी सर्किट में n कॉइल्स हैं तो अगर किसी सर्किट में n कॉइल्स हैं तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आप n लगा दोगे। ठीक है ना। n इज द नंबर
ऑफ टर्न्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको n लगा देना है तो आपकी EMF की इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं ये देखने के लिए कि कैसे हम किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। वेरियस वेज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स इन अ सर्किट। ठीक है, सबसे पहले तो फ्लक्स की इक्वेशन याद रखना। फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A, जो होता है B A cos थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वेरी कर सकते हो B को, B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, मान लो B आपका टाइम का फंक्शन है 5t² + 2। ठीक है, तो t = 1 पे कितना हो जाएगा 7, t = 2 पे कितना हो जाएगा 5 × 2² + 2 कितना हुआ 22। ठीक है, ऐसे करके आपका B चेंज होता रहेगा t के साथ। ठीक है, इस केस में d∅dt कितना आएगा, वो आएगा d, कितना आएगा, सॉरी उसके लिए एरिया चाहिए आपको। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, तो चलो ऐसे आपने सेकेंड मेथड है, एरिया वेरी कर सकते हो आप। एक्सपैंड और श्रिंक द सर्किट कर सकते हो आप। शेप चेंज कर सकते हो, सर्कुलर से आपने स्क्वायर बना दिया। ठीक है ना, तो एरिया वेरी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मूव द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज और फार फ्रॉम द सर्किट। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स में किया भी था, एक बार मैग्नेट को सर्किट के पास ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे, पास ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे। उससे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो है वो सर्किट के थ्रू चेंज हो जाएगा, है ना। चौथा तरीका है, आप रोटेट कर सकते हो सर्किट को इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, रोटेट करोगे तो क्या चेंज होगा, ये एंगल थीटा चेंज होगा। ठीक है ना, तो आप रोटेट कर सकते हो। तो इतने सारे तरीके हैं आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के। एक और तरीका है, मूव अ सर्किट इन और आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है ना, जैसे आप सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर सकते हो, वैसे ही आप सर्किट को भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे तरीके हैं आपके पास अपना फ्लक्स चेंज करने के। ठीक है, तो आओ अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाए। गाइस, एग्जांपल्स करने से पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट से रिप्रेजेंटेड है, तो हमारा कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड जा रहा है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड जा रहा है, आप लोगों से दूर। ठीक है, अगर मान लो एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर शेप में, जिसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमें राइट हैंड रूल से पता चल जाएगा। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोल करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा
इस केस में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंट्रल रीजन में, ठीक है। वैसे ही अगर कोई क्लॉकवाइज करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास है तो फिर से आपको राइट हैंड लेके करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोल करना है। तो जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा इस केस में इनटू द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड, वो इस सेंट्रल रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर को इमर्ज करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में हमें जो इस मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ साइड दिख रहा है, नॉर्थ पोल दिख रहा है, और इस क्लॉकवाइज करंट के केस में हमें इस मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए दिख रही हैं, जो कि साउथ पोल के सिमिलर केस है ना। तो इसको हमने कह दिया साउथ पोल, इसको हमने कह दिया नॉर्थ पोल। आई होप ये साइन कन्वेंशन क्लियर है गाइस। तो अब पहला एग्जाम्पल करते हैं। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। अब इसमें आप एक रेक्टेंगुलर शेप कंडक्टर को v वेलोसिटी के साथ अंदर लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों, अब जैसे जैसे आप इस कंडक्टर को लेके जाओगे अंदर तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, है ना। पहले ऐसा केस था, फिर धीरे धीरे आप कुछ देर बाद हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी ऐसी आ जाएगी, है ना। तो यानी इतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि फ्लक्स बढ़ता जाएगा, हमारे रेक्टेंगुलर कंडक्टर में एक ऐसा ईएमएफ क्रिएट होगा जो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का ऑपोजिशन करे, ठीक है ना। इस केस में अंदर जाने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमारे जो इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर है उसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो कि इस अंदर जाने वाले करंट को अपोज करे, ठीक है। यानी कि ऐसा करंट बने जो कि बाहर को, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर को निकले, ठीक है ना, ताकि ये अंदर जाने वाले बढ़ते हुए फ्लक्स को ऑपोजिशन मिले, ठीक है ना। यानी कि हम बता सकते हैं अपने राइट हैंड रूल से कि अगर मेरा थंब बाहर को होना चाहिए तो एक काउंटर क्लॉकवाइज करंट बनेगा, ठीक है। ये तो था बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि अगर हमारा करंट ऐसा बनेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल रीजन में बाहर को होगा और वो अपोज करेगा अंदर जाने वाले करंट को, ठीक है। अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये एक आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ये आपका कंडक्टर था जिसको आप बाहर लेके जा रहे हो, ठीक है ना। इसी रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। इसको आप बाहर लेके जा रहे हो। अब क्या होगा, पहले फ्लक्स था, पूरे कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स था, लेकिन जब आप इससे थोड़ा इस रीजन में आओगे यानी फ्लक्स कम होने लगेगा, है ना। जो अंदर जाने वाला फ्लक्स है वो कम होने लगेगा। अब अगर वो अंदर जाने वाला फ्लक्स कम होने लगेगा तो हमारा लेंज लॉ क्या कहता है, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करना है ना। यानी अंदर जाने वाला फ्लक्स अगर कम होने लगेगा तो हमें ऐसा ही ईएमएफ इंड्यूस करना पड़ेगा जो अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, ताकि वो कम होने वाला फ्लक्स अपोज हो पाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इंड्यूस करना है ईएमएफ जिसमें सेंट्रल रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाए, यानी कि ऐसा करंट कुछ तो इंड्यूस हो जाएगा हमारे रेक्टेंगुलर लूप में जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर को हो, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होगे आप। फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है ना।
मान लो B = 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है और इनफाइनाइटली लार्ज मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है ना। अगर ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो बताओ कितना करंट, इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। दोस्तों इस केस में EMF इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप पूछोगे क्यों। दोस्तों इस केस में EMF इंड्यूस इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो 3 पॉइंट्स बताए थे ना फैराडेज लॉ के, उसमें से एक पॉइंट यही था कि अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता है तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो आप, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अगर इसके थ्रू फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। ये की पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। इनफाइनाइट रीजन था, हम चाहे v वेलोसिटी से इस कंडक्टर को मूव भी कर रहे हो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो ये आपका रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और ये जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। हमने इसको हीट कर दिया है और ये जो है एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि करंट कैसा इंड्यूस होगा इसमें, इस केस में, इस रेक्टेंगुलर लूप में। दोस्तों क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहा है तो हमारा एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है तो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। अंदर को जाने वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है बिकॉज एरिया इंक्रीज कर रहा है ना। क्योंकि अंदर को जाने वाला फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेंज लॉ के मुताबिक जो हमारा इंड्यूस्ड EMF है वो इस बढ़ते हुए अंदर जाने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी कि बाहर को निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए, यानी कि ऐसा करंट बनेगा जिससे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर को बने, ठीक है। इतना समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड है, जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम एक बार मैग्नेट को पास लाते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम एक कांस्टेंट रेट पे, मान लो एक वेलोसिटी v के साथ इस बार मैग्नेट को पास लाते जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि किस टाइप का करंट और EMF इंड्यूस होगा इस केस में, अगर ये परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो इस प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड के, ठीक है। सोचो, देखो क्योंकि बार मैग्नेट पास आ रहा है यानी हमारा जो फ्लक्स थ्रू दिस लूप है वो इंक्रीज करेगा, है ना। पहले मान लो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ऐसा कुछ तो फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। लेकिन जब आप पास आ जाओगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करने लग जाएंगी ना, ठीक है। तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करने लग जाएंगी यानी फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा लेंज लॉ क्या कहता है, इसी इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए हमारा जो EMF है वो इंड्यूस होगा, है ना। इसी इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए हमारा EMF इंड्यूस होगा। अब मेरे को समझाओ, एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है और फ्लक्स इसके पास आने की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो अपोज करने के लिए इस रेक्टेंगुलर लूप में क्या पोलैरिटी बनेगी। देखो ऐसी पोलैरिटी बनेगी कि जैसे जैसे ये बार मैग्नेट पास आए
तो ये जो साइड फेसिंग द बार मैग्नेट है उसमें एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जैसे ये पास आएगा, ओपोज करने के लिए नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो ये नॉर्थ पोल की पोलैरिटी इसमें बने, ऐसा करंट होना चाहिए इस लूप में। तो वो लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों? ये देखो, अब हमें राइट हैंड रूल से पता है कि नॉर्थ पोल तब बनेगा बार मैग्नेट की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बार मैग्नेट की तरफ हो, है ना। इस लूप के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बार मैग्नेट की तरफ हो, तब नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर थंब मेरा इस डायरेक्शन में है तो फिंगर्स में करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा हमें। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कुछ तो करंट बनेगा जिसकी वजह से नॉर्थ पोल हमें मिले और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि हमेशा रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। अगर ये v वेलोसिटी से इधर ना जा रहा होता, v वेलोसिटी से इधर जा रहा होता और ये ऐसे रखा होता, ठीक है, होता क्या? दूर जाने की वजह से फ्लक्स जो है वो इस लूप के थ्रू कम होता। ठीक है, अब क्योंकि कम हो रहा है फ्लक्स, तो कम होने का ऑपोजिशन करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना, कम होने का ऑपोजिशन कैसे करेगा कि ये दूर जाते जाते मैग्नेट को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ठीक है ना, क्योंकि ये दूर जाने की वजह से फ्लक्स कम हो रहा है तो वो उसको दूर नहीं जाने देगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो ऐसी पोलैरिटी होगी ये साउथ पोल दिखे इस बार मैग्नेट को। अब इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा? देखो, अगर हमें ऐसा करंट चाहिए जिससे कि ये बार मैग्नेट को साउथ पोल फेस करे, ये मेरा करंट लूप था, ये मेरा बार मैग्नेट था, इस फेस पे हमें एक साउथ पोल चाहिए, तो हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए सेंट्रल रीजन में इस लूप के कि वो इस तरफ हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर को आए लूप के। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी कि हमारे फिंगर्स का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। करंट जो बताएगा हमें फिंगर्स का डायरेक्शन वो ऐसा होगा, है ना, यानी कि करंट जो है वो ऐसा होगा। और इस केस में ये साउथ इस नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट के अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब हम क्या सीखे? जब मैग्नेट दूर जा रहा होता है तो अट्रैक्शन होता है, जब मैग्नेट पास आ रहा होता है तो रिपल्शन होता है। दोनों केसेस में ऑपोजिशन मिलता है, पास आएगा तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो हमने ये पोलैरिटी बदल दी, ये साउथ कर दिया, ये नॉर्थ कर दिया, और ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है ना, अब क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये दूर जा रहा है, ठीक है ना, फ्लक्स तो कम हो रहा है। अब फ्लक्स कम हो रहा है, उसको ऑपोजिशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसी ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कैसे करेगा? जब नॉर्थ पोल बने, ताकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है ना, अब नॉर्थ रेक्टेंगुलर लूप में नॉर्थ साइड ये होना चाहिए, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होना चाहिए, यानी कि करंट का डायरेक्शन हमें फिंगर से पता चल जाएगा, वो होगा ऐसा। ठीक है, अब अगर ये यही चीज पास आ रही होती फिर क्या करते? देखो, अगर ये पास आ रहा होता तो रिपेल करना पड़ता, तो ये साउथ पोल बनना पड़ता, ताकि साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल कर पाए। साउथ होता तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये चाहिए होता, और हमारे करंट का डायरेक्शन कुछ हमारी फिंगर से पता चलता, जो कि ऐसा होता। ठीक है, आई होप ये 4 केस आप समझ गए होंगे। तो गाइज फाइनली मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा हूँ लेंस लॉ की, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, मान लो कि ये एक सर्कुलर वायर है कंडक्टिंग मटेरियल का। ठीक है, यहाँ एक बार मैग्नेट है जो फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा फ्री फॉल कर रहा है डायरेक्टली ओवर द टॉप ऑफ दिस वायर।
आपको मुझे बताना है कि अगर आप ऊपर से देख रहे हो एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इस सर्कुलर वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस बार मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इक्वल टू जी, लेस देन जी या मोर देन जी, ठीक है ना। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरी चीज़, ये बार मैग्नेट को फेस करने वाली पोलैरिटी क्या होगी इस सर्कुलर कंडक्टिंग वायर के करंट की वजह से, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देना कमेंट सेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्सेलरेशन और पोलैरिटी फेसिंग द बार मैग्नेट, ठीक है।